स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्ट्रेंज इफेक्ट। आज देखेंगे हम लोग 10th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है होप के उपकरणों की सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, होप के उपकरण से मतलब होप जो है एक उपकरण है, उसकी सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करेंगे। हम लोग ने पहले देखा था पानी का असंगत व्यवहार। ठीक है, ये डायग्राम से एक्सप्लेन किया था कि तुम्हारा 0 से 4 डिग्री तक तुम्हारा उल्टा होता है। ठीक है, 0 से 4 के बाद कम होता है, फिर कम 4 के बाद फिर वापस वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वही दिया यहाँ पे देखते हैं। पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन होप के उपकरण की सहायता से करते हैं। होप के उपकरण में धातु के ऊंचे पात्र में बीचों बीच एक फैला हुआ गोलाकार, देखो होप का जो उपकरण है वो नीचे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके बारे में ही ये ऊपर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इसके अंदर? पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन होप के उपकरण की सहायता से करते हैं। होप के उपकरणों में धातु के उच्च पात्र में बीचों बीच एक फैला हुआ गोलाकार पात्र जुड़ा होता है। ठीक है, एक बीच में गोल रहता है, उसके आजू बाजू मतलब एक बड़ा गोलाकार पात्र जुड़ा हुआ होता है। उस ऊंचे पात्र में गोलाकार फैले हुए पात्र के ऊपर T2 और नीचे T1 तापमापी जोड़ने की सुविधा होती है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग तापमापी जोड़ने की सुविधा होती है, तो उसको हम लोग ने T2 और T1 से नोट किया है। ठीक है, फिर ऊंचे पात्र में पानी भरा जाता है तो फैले हुए पात्र में बर्फ़ और नमक का मिश्रण भरा जाता है। ठीक है, ऊपर क्या दिया है इसके अंदर? जोड़ने में सुविधा होती है और ऊंचे पात्र में पानी भरा जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो पात्र रहता है उसके ऊपर पानी भरा जाता है, और जो मतलब फैला हुआ पात्र रहता है उसके अंदर बर्फ़ और नमक मिश्रण भरा जाता है। ठीक है, होप के उपकरण की सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करते समय हर 30 सेकंड के बाद T1 तथा T2 तापमापी से दर्शाए तापमान को नोट किया जाता है। ठीक है, हर 30 सेकंड मतलब हर 30 सेकंड में T1 भी नापा जाता है, मतलब ऊपर का भी तापमापी और नीचे का भी तापमापी T2 भी मापा जाता है। ठीक है, और उसको नोट डाउन किया जाता है, तो उसके अंदर कितना कितना बदलाव आया है। तापमान y अक्ष पर समय x अक्ष पर लेकर आलेख बनाते हैं। ठीक है, तापमान जो है y एक्स पर, ठीक है, तापमान देखो ये तुम्हारा तापमान है 0, और तुम्हारा जो क्या बताया यहाँ पे? तापमान y अक्ष पर और समय x अक्ष पर, हाँ लेकर, और नहीं दूसरा दूसरा ये। ठीक है, अक्ष पर आलेख बनाते हैं आकृति 5.6 में। ठीक है, यह स्पष्ट होता है। 5.6 देख लो यहाँ पे नीचे, ये 5.5 और ये 5.6। ठीक है, यहाँ पे देखो ये y के अंदर तुम्हारा तापमापी है और x के इधर तुम्हारा समय। ठीक है, ये पता है तुम लोग को, x रहता है और ये जो है ये y रहता है। तो वही यहाँ पे दिया है, तापमान y एक्स अक्ष पर और समय x अक्ष पर लेकर 5.6 से स्पष्ट होता है कि आरंभ में दोनों तापमापी समान तापमान दर्शाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों तापमापी, देखो यहाँ पे तापमापी दिखाया है, नीचे तुम्हारा देखो ये T1 और ये तुम्हारा T2 है। ठीक है, दोनों स्टार्टिंग में क्या बताया? दोनों स्टार्टिंग में तापमापी जो रहते हैं वो दोनों सेम ही दिखाते हैं। ठीक है, और ऊपर के भाग में पानी का तापमान, कहाँ थे हम लोग? ऊपर थे, हाँ। तापमापी सामान दर्शाता है, परंतु इसके पश्चात नीचे के तापमापी T1 का तापमान तीव्र गति से कम होता है। ठीक है, नीचे का जो तापमापी है वो T1 जो है वो बहुत स्पीड से वो उसका जो तापमान रहता है वो कम होते जाता है, और T2 का तापमान तुलना से धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, मतलब T2 के तुलना से अगर T1 देखें तो T1 जो है फास्ट में एकदम कम होते जाता है, और T2 जो है वो धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, T1 फास्ट कम होता है और T2 जो रहता है वो धीरे धीरे कम होता है। ऊंचे पात्र के निचले भाग के पानी का तापमान T1 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही वह कुछ समय के लिए करीब करीब स्थिर रहता है, और ऊपर के भाग के पानी का तापमान T2 धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। ठीक है, ऊपर क्या बताया? ऊंचे का जो ऊंचा पात्र है, ठीक है, जो सबसे मतलब ऊंचा है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो T1 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते ही, ठीक है, T1 जब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो उसके कुछ समय बाद वो धीरे धीरे स्थिर रहता है, मतलब थोड़ी देर तक वो स्थिर ही रहता है। मतलब T1 का डिग्री मतलब 4 है तो वो 4 ही डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जब मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो उसका तापमान जो रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कम होता है। ठीक है, तो वही दिया, और ऊपर के पानी का तापमान T2 धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होते जाता है। जब तक नीचे का 4 तक रहता है तब तक ऊपर का भी 0 से धीरे धीरे 4 पे पहुंच जाता है। इस कारण एक ही समय में T1 तथा T2 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाता है। इसके पश्चात मात्र T2 का तापमान तीव्र गति से कम होने के कारण ऊपर का तापमापी T2 प्रथम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखता है, तत्पश्चात नीचे का तापमापी T1 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाता है।
ठीक है। इसके अंदर क्या बताया, जब तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस नीचे का रहेगा तो ऊपर का धीरे धीरे तक 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जैसे ऊपर का 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा वो फटाक से फिर क्या होगा, धीरे धीरे जीरो होएगा, और T2 तुम्हारा जो रहेगा वो मतलब T1 जो रहेगा वो धीरे धीरे जीरो होएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो वही लास्ट में क्या बताया, यहाँ पे लास्ट पॉइंट कि T2 प्रथम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाता है, तत्पश्चात नीचे का तापमान पे T1 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाता है। ठीक है। पहले का जो T2 है तुम्हारा ऊपर का वो फटाक से 4 डिग्री सेल्सियस होने के बाद फटाक से वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और नीचे का जो T1 है वो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे 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 वो जीरो दर्शाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे तुम्हारा पानी रहता है और उसके ऊपर क्या रहता है, तुम्हारा बर्फ़ रहता है। आलेख पर दोनों वक्रों को प्रतिच्छेदित बिंदु महत्व घनत्व का तापमान दर्शाता है। ठीक है। प्रतिच्छेदित मतलब जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसको प्रतिच्छेदित करते हैं। देखो तो तुम्हारा T1 जो है वो धीरे धीरे देखो दिख रहा है, धीरे धीरे तुम्हारा नीचे कम होते जा रहा है समय के हिसाब से ये, और T2 जो है वो फास्ट कम हो रहा है। ठीक है। देखो यहाँ पे फास्ट जा रहा है नीचे, और बाद में जब होता है तो T2 जो रहता है वो फास्ट ही रहता है, और T1 जो रहता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। थोड़ी देर के लिए क्या होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। ठीक है। और बाद में फिर धीरे धीरे वो कम होता है। तो ये तुम्हारा प्रतिच्छेदी बिंदु है, वही तुम्हारा घनत्व दिखाता है, वही तुम्हारा क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे हम लोग ने पहले पढ़े थे। तो वही यहाँ पे दिया है, प्रारंभ में उच्च पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान उसके आसपास के हिम मिश्रण के कारण कम होता है। ठीक है। उसके आसपास हिम जो रहता है, मतलब जो बर्फ़ और नमक का जो भी मतलब मिश्रण रहता है, उसके कारण उसका तापमान जो रहता है वो कम रहता है। फिर उस पात्र में मध्य भाग के पानी का तापमान कम हो जाना के कारण उस घनत्व बढ़ता है। ठीक है। पानी का जो तापमान है वो कम होने के कारण उसका घनत्व बढ़ता है। हम लोगों ने देखा था जब 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा घनत्व रहता है। परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाला पानी नीचे जाता है, और इस कारण नीचे वाला भाग में पानी का तापमान T1 प्रारंभ में तीव्र गति से कम होता है। इस पात्र में निचले भाग का तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस पानी का घनत्व महत्वम हो जाता है। ठीक है। क्या बताए इसके अंदर, मतलब तुम्हारा बीच में देखो, जहाँ पे बीच में जहाँ पे तुम्हारा बर्फ़ का हिम मिश्रण है, वहाँ पे तुम्हारा मतलब पानी जो रहेगा वो अधिक मात्रा में रहेगा, मतलब अधिक घनत्व रहेगा। अधिक घनत्व होने के कारण क्या होगा, वो नीचे जाएगा, और कम घनत्व वाला क्या रहेगा, वो ऊपर रहेगा। तो कम घनत्व वाला क्या रहे, ज़्यादा घनत्व वाला क्या रहेगा, वो नीचे जाएगा। नीचे जाने के कारण क्या हो जाता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस का 4 डिग्री सेल्सियस ही थोड़ी देर तक रहता है। जैसे हम लोग ने ऊपर देखा, उसका जो डिग्री सेल्सियस है मतलब तापमान जो है वो धीरे धीरे कम होता है। फिर आगे क्या दिया है, तब उसका प्रसरण होता है, अतः उसका घनत्व कम होता है। ठीक है। उसका प्रसरण होता है मतलब वो ठंडा, और मतलब तुम लोगों ने देखा था बर्फ़ का पानी जब होता है तो प्रसरण होता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रसरण होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका जो मतलब घनत्व रहता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। प्रसरण होता है इसलिए घनत्व कम होता है। तल की ओर न जाते हुए ऊपर की भाग और जाने लगता है, इस कारण ऊपर के भाग में पानी का तापमान T2 तीव्र गति से कम होता है। ठीक है। अभी जब नीचे आता है, ठीक है, उसका घनत्व पहले ज़्यादा रहता है तो धीरे धीरे नीचे आता है। जब नीचे आने के बाद उसका प्रसरण होता है। ठीक है। प्रसरण होता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है, और घनत्व कम होने के कारण वो वापस रिटर्न ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद क्या होता है, उसका T2 का जो तापमापी रहता है फटाफट उसका तापमान कम होने लगता है। ठीक है। T1 के तापमापी के अपेक्षा। फिर अतः उसका घनत्व कम होता है, और वह तल की ओर से हटी के न जाते ऊपर पढ़ लिया हम लोग ने, ये देख लिया। फिर वह क्रम से 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता रहता है, परंतु तल के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक क्यों रहता है, क्योंकि पहले से वो पानी रहता है। ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, फिर ऊपर का वापस जो पानी नीचे आता है, ठीक है, घनत्व ज़्यादा होने के कारण, फिर वापस उसके बाद उसका प्रसरण करके वापस रिटर्न उसको ऊपर भेजता है, तब तक उसका 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। बाद में फिर वो धीरे धीरे जीरो तक पहुंचता है। लेकिन वो ऊपर का घनत्व पहले ही कम रहता है, और बाद में भी वो ऊपर का घनत्व ज़्यादा बढ़ने के बाद नीचे भेजता है, रिटर्न वो ऊपर जाता है। ठीक है। तो उसलिए ऊपर का घनत्व कम कम होते जाता है, इसलिए उसका तापमापी का ऊपर का तापमान फटक से 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और नीचे का तापमान भी जो T1 है उसका तापमान जो रहता है वो धीरे धीरे कम होता है। इसलिए लिखा है यहाँ पे वो 4 डिग्री सेल्सियस तक कुछ समय तक स्थिर रहता है, बाद में वो फिर वापस 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया है बर्फ़ का स्तर। बर्फ़ का स्तर जो रहता है वो ऊपर बर्फ़ रहता है, नीचे तुम्हारा पानी रहता है। क्यों? क्योंकि नीचे उसका घनत्व क्या रहता है, कम रहता है, ऊपर घनत्व ज़्यादा रहता है। सॉरी, ऊपर घनत्व कम रहता है, नीचे घनत्व ज़्यादा रहता है। ठीक है। वो वापस प्रसरण करके वापस रिटर्न ऊपर भेज देता है, इसलिए ऊपर बर्फ़ रहता है और नीचे पानी रहता है। इसलिए कभी भी तुम अगर देखोगे फ्रिज में भी, अगर फ्रीजर में भी बर्फ़ डालोगे और तुरंत निकालोगे तो क्या होता है, बीच में पानी का पानी ही रहता है, ऊपर से पूरे चारों बगल वो तुम्हारा बर्फ़ बन जाता है। ठीक है। तो वो इसी का ही होप के कारण ही है, मतलब होप से तुम लोग इसको समझा सकते हो। और ये जो डायग्राम दिया है ये भी याद रखना। ठीक है। 5.6 समय का तापमान पे संबंधित आलेख है, ये भी याद रखना। ठीक है।
नहीं याद रखोगे, कैसे याद रखोगे इसको? देखो ये मछली के शेप में दिखा सकते हो। ऊपर का T2 रहेगा, नीचे का T1 रहेगा, ठीक है। और तुम्हारा जो बीच का जो पूछ जहाँ से स्टार्ट होएगा ये तुम्हारा कहाँ से रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 0, 4, 8, 12 से कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार तुम याद रख सकते हो। फिर आगे क्या दिया यहाँ पे, ओसंक एवं आर्द्रता, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। ड्यू पॉइंट, ओसंक एवं आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। क्या दिया इसके अंदर, पृथ्वी का लगभग 71% भूभाग पानी से घिरा होता है, ठीक है। ये सबको पता है कि पृथ्वी का सबसे मतलब 71% जो देखोगे वो पानी से घिरा होता है। सिर्फ 29% जो रहता है तुम्हारा, वो क्या रहता है, तुम्हारा धरती रहता है, ज़मीन रहता है। तो यदि यहाँ पे पानी का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, इस कारण वायुमंडल में हमेशा कुछ मात्रा में वाष्प होता है, ठीक है। पानी का निरंतर क्या बोला है, वाष्पीकरण, मतलब तुम्हारा जो जिससे क्लाउड बनता है, ठीक है, वो रहता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होता है इसके अंदर, पानी हमेशा निरंतर वाष्पीकरण, मतलब पानी का तुम्हारा वाष्प बनते ही रहता है। और इस कारण वायुमंडल में हमेशा क्या रहता है, तुम्हारा वाष्प होता है, मतलब पानी के कुछ मात्रा, पानी की बूंदें रहती है। वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा द्वारा दैनिक जलवायु का स्वरूप समझने की सहायता होता है। क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा द्वारा, ठीक है। मात्रा द्वारा मतलब वाष्प कितने मात्रा में मौजूद है, कितना वाष्प, मतलब अगर समझो थोड़ी जगह का अगर एयर पकड़ा, ठीक है, और उसको बंद किया, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि उसके अंदर तुम्हारा कितना, मतलब कौन से क्वांटिटी है। जैसे तुम्हारा एयर क्वालिटी चेक किया जाता है, एयर तुम्हारा कैसा है, ठीक है, मतलब शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसके अंदर कौन कौन सी मात्रा का गैस है, तो ये सब जाना जाता है। तो वही बताया यहाँ पे। फिर आगे क्या दिया है, हवा में पानी की वाष्प के कारण हवा में निर्मित होने वाली गीलेपन तथा नमी के आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। क्या बताया, हवा में पानी की वाष्प और हवा में निर्मित होने वाले गीलेपन, ठीक है। जैसे तुम लोग अगर देखोगे ज़्यादा करके गीलापन कब दिखेगा तुम लोग को, ठंडी के टाइम पे, ठीक है। ठंडी के टाइम में क्या होता है, सुबह सुबह ओस रहता है, तो तुम अगर बाहर भी चले जाओगे तो ठंडा ठंडा, जैसे पानी डालने के बाद तुम्हारे देह पे जैसे हवा चलता है तो कैसे ठंडा ठंडा लगता है, वैसा तुम लोग बाहर जाओगे सुबह सुबह तो तुम्हें ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा हवा के अंदर पानी का वाष्प मिश्रित रहता है, उसके कारण, ठीक है। फिर उसको ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। उसके कारण क्या होता है, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं बाहर जो मतलब लोखंड बिखंड रहता है उसमें तुम्हारा जंग लगता है, क्योंकि यही आर्द्रता के कारण, क्योंकि इसके अंदर पानी थोड़े मात्रा में रहता है। और डायरेक्ट अगर वो लोखंड से अगर मतलब वो आर्द्रता अगर डायरेक्ट चिपक गया तो तुम्हारा वहाँ पे गंज लग जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या दिया गया है, दिए गए तापमान पर दिए गए हवा के आयतन में एक महत्वपूर्ण सीमा तक वाष्प समाविष्ट होती है। इस सीमा की अपेक्षा अधिक वाष्प होने पर उस अतिरिक्त वाष्प का रूपांतर पानी में हो जाता है। हवा में जब पानी की महत्वपूर्ण वाष्प समाविष्ट होती है, वह हवा उस विशिष्ट तापमान पर वाष्प के संयुक्त होती है, ऐसा कहा जाता है। क्या होता है इसके अंदर, जो तापमान रहता है, ठीक है, मतलब एक तापमान पर उसका आयतन, मतलब समझो जैसे कि अभी एक बॉल लिया, ठीक है, तो उसका आयतन तुम लोग कितना, अगर छोटा बॉल लिया है तुम लोग ने, तो उसका आयतन कितना रहेगा तुम्हारा, समझो 10 सेंटीमीटर तो बड़ा हो गया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पकड़ लो। तो उसे ही तुम्हारा जो मतलब छोटे छोटे हवा में, हवा तो दिखता नहीं तुम लोग को, उससे ही मतलब बहुत छोटा नैनो में बता सकते हैं, नैनोमीटर में, ठीक है। तो उतना छोटा जो हवा रहता है तो उसके अंदर फिक्स रहता है, सो इतना इतना ही मात्रा का पानी उसके अंदर रह सकता है, ठीक है। तो उतना ही मात्रा का अगर पानी रहेगा तो वो वाष्प में रहेगा। अगर उससे ज़्यादा अगर पानी अगर उसके अंदर आ गया, ठीक है, हवा के अंदर उसके ज़्यादा अगर पानी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी के अंदर वाष्प नहीं रहेगा, वो पानी के अंदर रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। तो वाष्प के अंदर क्या रहता है, एक मात्रा रहता है जिसके कारण उसके अंदर उतना ही पानी रह सकता है, मतलब वाष्प के रूप में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो वो गैस जो रहेगा वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, द्रव्य के अंदर रूपांतरित हो जाएगा। और वो उसका जो वजन रहता है वो भी मतलब कम रहना चाहिए, तब जाके वो हवा के अंदर आराम से वो चल सकता है, इधर से उधर वो ट्रैवल कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है क्लाउड फॉर्म करने के लिए। फिर हवा में जब पानी की, हाँ यहाँ तक देख लिया। हवा संतृप्त होने के लिए वाष्प की मात्रा तापमान पर निर्भर होता है। क्या होता है इसके अंदर, हवा के संतृप्त होने के लिए, ठीक है, हवा में कितनी मात्रा में मतलब तुम्हारा ये रहना चाहिए, वाष्प रहना चाहिए, वो किसके ऊपर निर्भर रहता है, तापमान के ऊपर निर्भर रहता है। यदि तापमान कम हो तो हवा संतृप्त होने के लिए कम वाष्प की आवश्यकता होती है, ठीक है। तापमान अगर कम रहेगा तो वहाँ पे तुम्हें कम वाष्प की आवश्यकता होती है, मतलब तुम्हारा वाष्प में कम पानी की मात्रा जुड़ी हुई रहेगी। और हवा जगह समाविष्ट वाष्प की महत्वपूर्ण सीमा की अपेक्षा हवा में कम वाष्प
वाष्प समाविष्ट हो तो हवा असंतृप्त हवा ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जैसे मतलब हवा में जितनी मात्रा में अगर वाष्प रहना चाहिए, अगर उससे कम हो तो वो हवा को क्या कहते हैं, असंतृप्त हवा ऐसा कहा जाता है। जैसे कि तुम लोग गर्मी में समय में देखोगे, गर्मी के समय तुम लोग को जलन जलन जैसा लगता रहेगा, तो उसके अंदर तुम्हारा बहुत कम मात्रा में वाष्प रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, एक विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा को लेकर उसका तापमान कम करते गए तो तापमान कम होते समय जिस तापमान पर हवा वाष्प से संतृप्त होता है उस तापमान को उष्मांक कहते हैं। ठीक है, आता है एक विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा, मतलब जिसके अंदर वाष्प कम हो, उसको लेकर अगर तापमान कम करते जाए, ठीक है, अगर तापमान जो रहेगा उसका कम करते जाए तो तापमान कम होते समय जिस तापमान पर हवा का वाष्प संतृप्त होती है, ठीक है, मतलब जो फिक्स हो जाती है, जिस तापमान पे कम करते करते जब एक कौन सा तापमान आता है जहाँ पे तुम्हारा हवा जो रहता है वो पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उष्मांक कहते हैं। ठीक है, उस तापमान को उष्मांक ऐसा कहा जाता है। हवा में पानी का वाष्प मात्रा का तापमान, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या बताया इधर, हवा में पानी की वाष्प की मात्रा का मापन निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इस राशि की सहायता से किया जाता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा नापा जो जाता है वह पानी में वाष्प की मात्रा जो नापा जाता है किससे नापा जाता है, तुम्हारा निरपेक्ष आर्द्रता के राशि से नापा जाता है। इसकी इकाई आयतन के हवा में उपस्थित पानी के वाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इसको नापा क्या जाता है, आयतन में हवा में उपस्थित पानी के वाष्प द्रव्यमान की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सामान्यतः निरपेक्ष आर्द्रता यह किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कहा जाता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर घन ऐसा हिंदी में कहेंगे, और इंग्लिश में किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, हिंदी में किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर या मीटर घन। ठीक है, इससे मापा जाता है। अभी हवा की नीचे फॉर्मूला दिया है, पहले ऊपर का देख लेते क्या दिया है इसके अंदर। हवा की नमी अथवा शुष्कता का एहसास, यह मात्रा हवा में उपस्थित वाष्प की मात्रा पर निर्भर नहीं होता, तो वाष्प की मात्रा हवा संतृप्त करने के लिए लगने वाली मात्रा को कितना समीप है इस पर निर्भर होता है। नमी का मात्रा को का सापेक्ष आर्द्रता के स्वरूप में मापन किया जाता है। हवा के निश्चित आयतन में तथा तापमान पर प्रत्येक समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान और हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यकता वाष्प की द्रव्यमान के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पे दिया है, उसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है। क्या दिया है, क्या हवा में नमी अथवा शुष्क, मतलब जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वाष्प कितनी, हवा में कितनी मात्रा में वाष्प रहता है वो तुम्हें एहसास होता है। ठीक है, मतलब पता चलता है, जैसे ठंडा रहा गर्म रहा तो उसमें अगर ज़्यादा ठंडा लगा तो तुम्हारा ज़्यादा मात्रा में तुम्हारा पानी का वाष्प है, कम लगा तो तुम्हारा कम मात्रा में वाष्प है। तो ये हाँ, क्या ये मात्रा पर निर्भर नहीं होता, तो वाष्प की मात्रा पर निर्भर होता है। ठीक है, और संतृप्त है मतलब पूरे कितने मात्रा में तुम्हारा वाष्प मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब समझता है। और नमी की मात्रा का सापेक्ष आर्द्रता के स्वरूप में मापन किया जाता है। ठीक है, नमी की मात्रा में मतलब नमी की जगह पे हम लोग कैसे नापते हैं उसको, आर्द्रता के रूप में नापते हैं उसको। और ये निश्चित आयतन तापमान पर प्रत्येक समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान होता है, मतलब सबका द्रव्यमान जो रहता है अगर सेम हुआ तो मतलब उससे हम लोग नापेंगे। सो कितना उसके अंदर तुम्हारा नमी तो नहीं कह सकते, वाष्प कितना है, मतलब सापेक्ष आर्द्रता कितना है। ठीक है, तो फॉर्मूला दिया यहाँ पे, प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता क्या दिया इसके अंदर, कैसे निकाला जाएंगे इसको, दिए गए आयतन में प्रतिशत समावेश वाष्प का द्रव्यमान। ठीक है, मतलब आयतन एक लेंगे, एक मतलब समझेंगे, और उसके अंदर कितना वाष्प का द्रव्यमान है वो लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या लेंगे, दिए गए आयतन की हवा में संतृप्त करने वाली आवश्यकता वाष्प का द्रव्यमान। ठीक है, मतलब कितना रहना चाहिए वो और कितना है। ठीक है, उसके और उससे 100 को गुणाकार करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है, उष्मांक पर सापेक्ष आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उष्मांक पर अपेक्ष आर्द्रता मतलब पूरा रहता है, तो हम लोगों ने देखा था ऊपर। फिर जब सापेक्ष आर्द्रता 60% से अधिक होता है तो हवा नम महसूस होती है। ठीक है, नम मतलब तुम्हारा ठंडा ठंडा ठंडाकार महसूस होएगा। और जब सापेक्ष आर्द्रता 60% से अपेक्षा कम होती है तो हवा शुष्क होता है। ठीक है, जो गर्म रहता है तुम्हारा वो सूखा सूखा ऐसा भी कह सकते हैं, तो शुष्क होता है। जो तुम्हारा थोड़ा सा गर्मी जैसा रखता है, तो तुम्हारा 60% से अगर कम रहेगा सापेक्ष आर्द्रता तो तुम्हें थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी, और 60% से अगर ज़्यादा रहेगा, 60% रहेगा तो तुम्हारे नम महसूस होगी। और पूरा ठंडा कार जैसे कि तुम लोग को ठंडी के मौसम में दिखता है, तब वहाँ पे 100% आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता दिखती है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है,
सर्दियों के मौसम में खुले आकाश में ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज के पीछे शेवट पट्टे ट्रेल का निर्माण आपने देखा होगा। ठीक है, क्या होता है, जो सुबह सुबह जो रहेगा वो तुम लोग ने देखा रहेगा कि सुबह निर्माण अपेक्षा उड़ने वाले जो हवाई जहाज रहते हैं, ठीक है, उसके पीछे पीछे वाइट वाइट तुम लोग को ऐसा ये दिखेगा, ठीक है, पट्टे जैसा दिखेगा, जिसको धुआं धुआं कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हवाई जहाज के उड़ते समय इंजन से निकलने वाली भाप का संघन कंडेंसेशन होकर ये श्वेत बादल तैयार होता है। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर, तुम लोग को ये मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, इसके अंदर फैक्ट के जो वीडियोस के अंदर कि हवाई जहाज का जो मतलब जो कोई भी चीज़ रॉकेट बिकेट जाता है तो उसके पीछे पीछे वाइट धुआं धुआं कैसे दिखता है, ठीक है, वाष्प कैसे दिखता है, तो किससे दिखता है, हवाई जहाज में उड़ते समय जो इंजन रहता है, ठीक है, वहाँ से तुम्हारा गरम गरम वाफ निकलता है। ठीक है, और गरम वाफ निकलने के कारण ऊपर जो तुम्हारा हवा रहता है, ठीक है, वो बहुत नमी रहता है। ठंडी में तुम्हारा जो हवा रहता है वो क्या रहता है, बहुत नमी रहता है। ठीक है, नम नम हवा रहता है, तो वो ठंडा और वो गर्म मिक्स होने के कारण तुम्हें ये श्वेत पट्टी निर्माण होती दिखती है। ठीक है, तो वही लिखा आगे, होकर ये श्वेत बादल तैयार होते हैं। ठीक है, श्वेत बादल तुम लोग को पता है, जब तुम्हारा जैसे कि अभी पानी जो है वो वाष्प बन के कैसे जाते हैं, हवा में जाते हैं। ठीक है, और हवा में ऊपर तुम्हारा गर्मी ज़्यादा रहता है, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, तुम्हारा वहाँ पे ऊपर तुम्हारा क्लाउड निर्माण होता है। ठीक है, बादल निर्माण होता है। तो उससे ही ये बादल तो निर्माण मतलब कैसे बादल निर्माण होते हैं, वो सीधे सीधे आगे आगे जाते रहते हैं और तुम्हारा गर्म हवा जो रहता है पीछे छोड़ते जाते हैं, और पीछे छोड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा ऊपर बादल मतलब क्या बोलते हैं, ठंडा हवा रहता है, उसके कारण वो मतलब वाइट वाइट कलर के बादल बन जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा बारिश का जैसा बादल बनता है उसके सेम टू सेम ये उल्टा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे तुम्हारा नमी वाला पानी जो रहता है वो ऊपर जाता है, और ऊपर मतलब गर्मी होने के कारण तुम्हारा वो क्लाउड बन जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नमी बादल ऊपर रहता है, मतलब नमी वाष्प ऊपर रहता है पहले से ही, और तुम्हारा इंजन से गर्म वाष्प निकलने के कारण वो धीरे धीरे श्वेत पट्टी में निर्मित हो जाती है, बादल में निर्मित हो जाती है। जब आसमान के वायुमंडल में हवा की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो श्वेत पट्टा दूर तक लंबा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब जितना अगर उसके अंदर सापेक्ष आर्द्रता ज़्यादा होगा उतना लेट तक तुम्हें वो लंबा लंबा जो पट्टा रहेगा वो दूर तक दिखते रहेगा, और उसे वह नष्ट होने के लिए अधिक समय लगता है। ठीक है, उसको मतलब नष्ट होने के लिए अधिक समय लगता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें ऊपर ठंडा ही रहता है। जैसे ही अगर वहाँ पे समझो गर्मी निर्माण हो गया तो तुम्हें धीरे धीरे वो पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, जब आसमान में वायुमंडल में हमेशा विस्तार अधिक हो। ठीक है, फिर जब सापेक्ष आर्द्रता कम होती है तो छोटे श्वेत पट्टी तैयार होते हैं, कभी कभी वो तैयार भी नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा, जैसे तुम लोग अभी समझो बच्चे रहेंगे, छोटे और रहोगे, तो तुम लोगों ने क्या सोचा रहेगा, उसका पेट्रोल या डीजल ऐसा खलास हो गया, इसलिए वो बीच में कम कम धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो वो तुम लोगों ने सोचा ही रहेगा। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं रहता, क्या होता है, जहाँ पे उसका नमी ज़्यादा रहता है और जहाँ पे नमी कम रहता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जहाँ पे नमी कम रहता है तो वहाँ पे तुम्हारा श्वेत पट्टी रहता है वो कम कम मतलब कहाँ थोड़े दूर तक तैयार होता है, उसके बाद नहीं तैयार होता है, फिर तैयार होता है, फिर नहीं तैयार होता है। तो ये नमी के कारण होता है, और कभी कभी जब नमी बहुत कम रहता है, ठीक है, शुष्क हवा रहता है, तब वहाँ पे तुम्हारा ये जो रहेगा वो तैयार भी नहीं आएगा। ठीक है, पट्टी जो रहेगा श्वेत पट्टी, वो बादल जो रहेगा वो भी तैयार नहीं होगा। फिर आगे क्या दिया है, ठंडे पानी की बोतल प्रशीतक में निकालकर टेबल पर रखें तो बोतल की बाहरी सतह पर पानी का बूंद जमा हुई दिखाई देती है। ठीक है, बताइए इसके अंदर, ठंडी पानी की बोतल, ठीक है, प्रशीतक से निकालकर, प्रशीतक मतलब क्या, तुम्हारा फ्रीजर से निकालकर टेबल पर रख दे तो बोतल की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमा हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये हम लोग जो है ये 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा पानी जो रहता है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या रहता है, अंदर ठंडा ठंडा हवा रहता है, मतलब पूरा ठंडा रहता है, नमी मतलब बर्फ़ रहता है ना अंदर से, तो पूरा ठंडा रहता है, और बाहर का जो वातावरण रहता है वो गर्म रहता है। ठीक है, बाहर का वातावरण गर्म होने के कारण और अंदर का वातावरण ठंडा होने के कारण क्या होता है, तुम्हारा बोतल के आजू बाहर जो रहता है वो ठंडा जो मतलब गर्म रहता है, और अंदर का हवा जो रहता है ठंडा, वो बाहर निकलने के कारण क्या होता है, वो वाष्पीकरण के अंदर रूपांतरित हो जाता है। मतलब पानी गर्म हवा के अंदर जो पानी रहता है वो रूपांतरित होकर बोतल के आजू बाजू लग जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया है। इस प्रकार प्रातःकाल घास, पौधे की पत्ती अथवा गाड़ी के कांच पर पानी की बूंदें जमा हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, जो तुम्हारा ओस जिसको कहते हैं वो बताया, और उपरोक्त दोनों निरीक्षण ये स्पष्ट होता है कि हवा में वाष्प की अस्तित्व होता है। ठीक है, हवा में जो रहता है तुम्हारा वाष्प का अस्तित्व होता है। ऐसा नहीं कि पानी का बोतल का अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो अंदर ही रहता है, सिर्फ उसका हवा जो रहता है वो बाहर, मतलब उसका जो ठंडापन रहता है वो बाहर आता है, और बाहर का जो गर्मी रहता है वो मतलब क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण होकर उसका पानी रूपांतरित हो जाता है। फिर क्या क्या दिया यहाँ पे,
जब हवा बहुत ठंडी होती है तो तापमान में कमी के कारण हवा संतृप्त होती है, इस कारण वाष्प की छोटी छोटी बूंदें तैयार होती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, जब हवा बहुत ठंडी होती है, ठीक है, तापमान कमी होने के कारण, जैसे कि तुम लोग अगर चले जाओगे जम्मू कश्मीर हर साइड में, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, -डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। यहाँ पे तो कभी नहीं हुआ ऐसा, यहाँ पे तो 20 के नीचे कभी नहीं गया है। ठीक है, 20 सब एक दो बार गया है, ठीक है, ज़्यादा बार नहीं गया है, तो गया भी नहीं रहेगा यहाँ पे। फिर जब हवा बहुत ठंडी होती है तो तापमान में कमी के कारण, ठीक है, तापमान में कमी कारण हवा संतृप्त हो जाती है, इस कारण वाष्प की छोटी छोटी बूंदें, वाष्प मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे क्या रहता है, बहुत नमी हो जाती है यहाँ पे, और वाष्प की छोटी छोटी बूंदें जो रहती है वो तैयार होने लगती है, और उपस्थित वाष्प की मात्रा को असंख्य निर्भर होता है। ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी वाष्प रहती है वो धीरे धीरे, मतलब यहाँ का अगर नापा जाएगा, ठीक है, तो ठंडी में क्या होता है, तुम्हारा जो वाष्प में बूंदें रहती है वो धीरे धीरे ज़्यादा हो जाती है, और तुम्हारा बूंद जो रहता है वो ज़्यादा, मतलब द्रव्यमान के कारण वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे तुम लोग अगर ये देखोगे, ठंडी के मौसम में चले जाओगे, जैसे जम्मू कश्मीर में चले जाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा पानी ज़्यादा निर्माण होएगा। ठीक है, पानी निर्माण होने के कारण और ठंडी रहेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा वो बर्फ़ के अंदर रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊष्माकी जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।